चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इन जर्मन लैंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या था? पहले तो हमें रेवोल्यूशन को समझना पड़ेगा, ये क्यों हुई थी। नेपोलियन के हारने के बाद काउंसिल ऑफ वियना बैठी थी, जिसे हम कांग्रेस ऑफ वियना भी कहते हैं। तो उसमें फैसले लिए गए थे यूरोप का नक्शे में जो नेपोलियन द्वारा चेंजेस किए गए थे उन चेंजेसों को ख़त्म करा गया और जो पुराने सिस्टम था उसे वापस ला दिया गया था। अब इससे क्या हो गया कि लोगों में राजा तो खुश हो गए, लेकिन जो उनकी जनता है उनको काफ़ी नाराज़गी हुई, क्योंकि नेपोलियन के समय में उनको काफ़ी अधिकार मिले थे, वो अधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे। तो समय समय में विरोध प्रदर्शन करते रहते थे उन अधिकारों को पाने के लिए। अब हुआ ये कि जैसे कि फ्रांस में तो कई रेवोल्यूशन नेपोलियन की सत्ता जाने के बाद हुई, जैसे कि 1823 में भी फ्रांस में हुआ था, और 1848 का भी जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ था यूरोप में, तो सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था। लोगों की डिमांड यही थी कि डेमोक्रेसी सिस्टम चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे लोग, यही उनकी डिमांड थी। तो ये जब फ्रांस में शुरू हुआ तो इसमें हुआ ये कि फ्रांस का राजा को अपना सत्ता खोना पड़ा, लोगों ने उसको हटा दिया। उसके बाद ये फ्रांस में तो सक्सेसफुल रहा, दूसरी जगह में भी फैलना शुरू हो गया था यूरोप के देशों में, जैसे कि ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो जर्मन स्टेट है वहाँ भी ये फैला। तो उसी का ही आज हम पढ़ेंगे कि इन दो जो जर्मन स्टेट थे इनमें ये रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। अब ये जो जैसे हम पहले ऑस्ट्रिया के पढ़ते, जो ये क्षेत्र है ये ऑस्ट्रिया एम्पायर कहते थे, ये तो ऑस्ट्रिया एम्पायर है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये जर्मन कॉन्फेडरेशन था ये। अब इसमें हुआ ये कि जब जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया था होली रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, तो इसका जो लीडर था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया को इसको चेयरमैनशिप ऑस्ट्रिया के पास थी इस जर्मन कॉन्फेडरेशन की, यानी सबसे महत्वपूर्ण इस जर्मन कॉन्फेडरेशन का कोई अगर मेंबर था तो ऑस्ट्रिया था। अब इसमें क्या हुआ कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चांसलर व्यक्ति था, ऑस्ट्रिया का चांसलर यहाँ पर मैटेनिक थे, जो कि 1815 से लेकर 1848 तक इनका पीरियड रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस के बाद ये ऑस्ट्रिया में पहुँचा रेवोल्यूशन। कब पहुँचा? 13 मार्च 1848 में। और किसने पहुँचाया? यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने वियना यानी ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत लंबी परेड निकाली, स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन जिसे कहते हैं। उनकी जो डिमांड थी वो थी एक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रिया ने अपने लोगों को कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था, ये उनकी डिमांड थी कि ऑस्ट्रिया सरकार कॉन्स्टिट्यूशन दे। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बिठाई जाए जिसको इलेक्शन के जरिए चुना जाएगा। और इलेक्शन कैसे होगा? यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी हर व्यक्ति को वोटिंग अधिकार दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं था, अभी तक नहीं था। ये इनकी डिमांड थी। अब मैटर्निक जो थे उन्होंने क्या किया, इन विरोध प्रदर्शन को कुचलने की आदेश दे दिया और फायरिंग हो गई। यहाँ पर इन स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग कर दी गई इनके द्वारा। अब हुआ ये कि जो स्टूडेंट के थे उनके साथ वर्किंग क्लास के लोग भी आ गए, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। अब ये क्या हो गया, अब ये जो वायलेंस थी इसने बहुत तेज़ी पकड़ी और जगह जगह में लोगों का वायलेंट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। अब ये क्योंकि छोटा विरोध प्रदर्शन तो ऑस्ट्रिया सरकार सह सकती थी, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन बहुत ही जगह फैलता गया, तो इससे ये हो गया कि मैटरनिक को रेजिग्नेशन देना पड़ा और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। अब उनके बाद जो चांसलर आए वो लिबरल विचारधारा के मानने वाले थे, जो कि लोगों को कुछ अधिकार देना चाहते थे। और इस समय जो ऑस्ट्रिया के राजा थे वो किंग फर्डिनेंड थे। अब ऑस्ट्रिया के जो गवर्नमेंट है उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि उन्होंने अपने लोगों को दे दिया, लेकिन इस उन कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया था, लेकिन जो सेकंड डिमांड थी यूनिवर्सल मेल सफरेज वो नहीं मिल पाई। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मेजोरिटी जो लोग थे अभी भी उनको वोटिंग अधिकार से वंचित रखा गया था। तो फिर से जो सिटीजन थे, जो लोग थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो दोबारा से सड़कों पे उतर आए और उन्होंने फिर से बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए
ताकि अटैक उनके ऊपर अगर होता है तो उसके लिए वो तैयार रहे पहले से। जो फर्डिनेंड थे राजा, वो अपने फैमिली के साथ ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ रहते थे पहले वो, लेकिन वो वियना को छोड़ के उनको इंसबर्ग एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहाँ जाना पड़ा। यानी उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, उन्हें खतरा लगने लग गया था, तभी उन्होंने कैपिटल छोड़ के भाग गए थे वो। अब आखिरकार उन्होंने ये भी बात मान ली, लोगों को वोटिंग अधिकार सबको दे दिया। अब लेकिन एक और घटना हुई ऑस्ट्रिया में सितंबर 1848 में। अब यहाँ पर हमें देखने का थोड़ा ज़रूरत है कि ये जो हमने पिछले एपिसोडों में भी पढ़ा है कि ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था ये मल्टीनेशनल साम्राज्य था। इसमें कई देश के लोग शामिल थे, जैसे ये ऑस्ट्रिया के तो यहाँ तक ही था केवल, इधर बोहेमिया के लोग रहते थे, इधर पोलैंड जो क्षेत्र है उस वहाँ के लोग रहते थे, इधर रोमानिया के लोग रहते थे, इधर हंगरी के लोग रहते थे, इधर इटली के इटालियन जिन्हें कहते इटालियन लोग रहते थे। यानी विभिन्न विभिन्न नेशनल सिटीज़ के लोग रहते थे ऑस्ट्रिया साम्राज्य में। तो इन्होंने हर जो नेशनलिटी के लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन उनका अपना अलग चलता रहा, वो सब अलग होना चाहते थे ऑस्ट्रिया से। जो पोलैंड वाले के लोग थे वो अपना अलग देश बनाना चाहते थे टूट के, और इसी तरह से हंगरी वाले भी अलग देश चाहते थे, रोमानिया वाले भी अलग चाहते थे, और इटालियन जो थे वो यहाँ से अलग होके अपना एक अलग देश इटली बनाना चाहते थे। तो ये क्षेत्र में भी बहुत 1848 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसने यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन ऑस्ट्रिया के जो विभिन्न नेशनलिटीज़ के क्षेत्र थे वहाँ भी देखने को मिला। तो इन्होंने क्या फैसला लिया, खास तौर में सबसे पहले जो हमें देखने को मिला था सबसे मजबूत रिवोल्ट वो हंगरी में देखने को मिला था। तो राजा ने आदेश दिया कि अपनी सेना भेज दी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया सेना को हंगरी में भेज दिया कुचलने के लिए इस विरोध प्रदर्शन को। लेकिन हंगरी के जो विद्रोही लोग थे उन्होंने इस सेना को ऑस्ट्रिया सेना को हरा दिया। और क्या हुआ कि अब जो ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनेंड, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और उनकी जगह दूसरा राजा को चुन लिया गया जो कि उनके नेफ्यू भतीजे थे जिनका नाम था फ्रांज जोसेफ। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम दूसरा स्टेट को देखते हैं प्रसिया। प्रसिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे इस रेवोल्यूशन से। जैसे कि ऑस्ट्रिया में हमने देखा कि स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी इस रिवोल्ट की, उसी तरह से पर्सिया में भी जो स्टूडेंट वर्ग था उसी ने ही इस रेवोल्यूशन की शुरुआत की। पर्सिया का जो राजा था उसने ऑस्ट्रिया के सरकार की तरह ही यहाँ पर उसे कुचलने की कोशिश की थी इस रेवोल्यूशन को या प्रोटेस्ट को। लेकिन उनको समझ में आ गया राजा को पर्सिया के कि इसे अब कुचला नहीं जा सकता है, तो कुछ ना कुछ अधिकार लोगों को या स्टूडेंटों को देने पड़ेंगे। तो राजा ने जैसे कि क्या क्या लोगों को दिया, उन्होंने कहा कि प्रसिया में हम इलेक्शन वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन वाला सिस्टम लाने को तैयार है, अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए भी हम तैयार है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी भी लोगों को देने के लिए वो तैयार हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि प्रसिया जो है जर्मनी का अगर यूनिफिकेशन अगर होता है आगे टाइम पर तो पर्सिया उसमें शामिल होगा, ये भी लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो 1848 का जो रेवोल्यूशन है उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने की, तो ये भी उन्होंने डिमांड मान ली थी। अब 22 मई 1848 में पर्सिया की एक असेंबली चुनी गई, कहाँ बैठी हो, बर्लिन जो पर्सिया की कैपिटल है वहाँ पर वो पहली बार एक इलेक्टेड असेंबली बैठी थी। इलेक्टेड का कहने का मतलब ये उसे लोगों ने चुना था। और किस आधार में चुना था, यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, यानी हर व्यक्ति को वोटिंग अधिकार के हिसाब से चुना गया था। हालांकि ये वोटिंग अधिकार 2 स्टेज वोटिंग सिस्टम के आधार में था, यानी हर व्यक्ति का जो वोटिंग जो उसकी पावर है वो अलग अलग रखी गई थी। यानी अमीर व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा वोटिंग पावर दी गई थी गरीब व्यक्ति के मुकाबले, ये था। लेकिन वोटिंग राइट सभी व्यक्ति को दी गई थी। अब इसमें यह है कि जो इसके मेंबर चुने गए थे वो किस क्षेत्र से आते थे, लिबरल विचारधारा को मानने वाले लोग इस असेंबली में चुन के आए। अब इनका काम क्या था, इनका काम था प्रसिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना,
और किसके साथ मिल के देना, क्राउन के साथ, यानी राजा के साथ मिल बैठ के इनको तय करना था कि पर्सिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। अब एक चीज़ और हुई यहाँ पर कि ये केवल जो 1848 का रेवोल्यूशन है पर्सिया और ऑस्ट्रिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जर्मनी के सारे स्टेट में फैल गया था। जैसे बेवेरिया इधर पड़ता है, वोटनबर्ग इधर पड़ता है, हेसे पड़ता है, और बहुत स्टेट है जर्मनी के, 37 थे इस समय। सभी जगह ये रेवोल्यूशन का असर हमें देखने को मिला, और सभी जगह ये डिमांड हो रही थी लोगों द्वारा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया जाए। अब इसी के लिए एक पूरी नेशनल असेंबली बैठी गई फ्रैंकफर्ट में। हुआ ये था कि जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो उसमें क्या क्या है, पहले सबसे पहले कि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो इससे पहले था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जर्मन कॉन्फेडरेशन ख़त्म हो गया था इस रेवोल्यूशन के शुरू होने के तुरंत बाद। अब उसके जगह में कौन सी चीज़ आएगी, क्या यूनाइटेड हो जाएगा जर्मनी, ये अभी तय करने के लिए ये असेंबली बैठी थी। इसी ने तय करना था कि जर्मनी का भविष्य क्या होगा। और इसके जो मेंबर थे वो पूरे जर्मनी से आते थे, प्रशिया से भी आए, ऑस्ट्रिया से भी आए, और दूसरे स्टेट से भी आए थे। और ये इसके जो मेंबर चुने गए थे इसमें प्रोफेसर 94 थे, टीचर 30 थे, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिनके पास डिग्री थी वो 233 थे। इसीलिए इस पार्लियामेंट को प्रोफेसर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। बूर्जोसी क्लासेस के लोग यहाँ पर चुन के आए थे, और किसके आधार में आए थे, ये भी इलेक्शन के माध्यम से आए थे। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इस असेंबली के आगे। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनको बहुत बड़ा इनके ऊपर एक दायित्व था कि जर्मनी को उसका भविष्य तय करना, कि जर्मनी किस तरह से आगे हमें देखे, आगे अस्तित्व में किस तरह से आएगा, वो इनके ऊपर डिपेंड करता था काफ़ी। अब यहाँ पर ये हुआ कि इनके सामने क्वेश्चन जो थे वो जर्मनी कैसे बनेगा, ग्रेटर जर्मनी बनेगा या स्मॉलर जर्मनी बनेगा, जो कि हमने देख लिया था इससे पहले कि ग्रेटर जर्मनी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये आप नक्शा देख रहे हो ये सब क्षेत्रों को आपस में मिला के एक यूनाइटेड जर्मनी बना दिया जाए। और लेसर जर्मनी का मतलब ये है कि एक बड़ी पावर को अलग रखा जाए, या तो प्रशिया अलग रहेगा या ऑस्ट्रिया अलग रहेगा, बाकी क्षेत्र मिल जाएंगे आपस में। और दूसरा इसके सामने चैलेंज ये था कि जो जर्मनी का गवर्नमेंट होगी वो कैसे होगी, क्या वो हेरिडेटरी मोनार्की के हिसाब से चलेगी या फिर रिपब्लिक बना दिया जाएगा जर्मनी को, ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन इसके लिए ये था कि ये फेडरेशन बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि जर्मनी हज़ारों साल से फेडरेशन वाला कंट्री रहा है। यहाँ पर होली रोमन एम्पायर के समय से ही छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस रहे। तो ये इसके सामने था क्वेश्चन, क्या इसे फेडरेशन के तौर में आगे भी जारी रखा जाए कि या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अस्तित्व में लाई जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि जैसे सबसे बड़ा अगर राज्य इस क्षेत्र का प्रशिया है, तो प्रशिया का अगर इस पूरे यूनाइटेड जर्मनी का राजा बन जाता है, प्रशिया का राजा, तो उसको कितनी अगर वो पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनाती है तो ये जो प्रशिया का राजा है वो उसकी पावर बहुत बढ़ा दी जाएगी इन क्षेत्रों में। और अगर फेडरेशन वाली सिस्टम अपनाती है तो प्रशिया का राजा नाम मात्र का रहेगा, बस राजा अपने क्षेत्र में तो उसकी पावर रहेगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो नाम मात्र का ही राजा रहेगा, असली पावर इन क्षेत्रों के राजा के पास रहेगी बरकरार। ये था इनके सामने क्वेश्चन। अब हुआ ये दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। ये 1848 में बैठे थे, मई 1848 में इन्होंने शुरू किया था अपना काम, और इन्होंने 28 मार्च 1849 लगभग एक साल तक ये इसी क्वेश्चनों में डिबेट करते रहे। अब इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इनको, और इसका फ़ायदा राजाओं ने उठाया, क्योंकि जो राजा इस समय थे वो बैक फुट में आ गए थे सभी जगह। हमने अभी देखा था कि प्रशिया का राजा डिमांड लोगों की मानने लग गया था, इसी तरह से ऑस्ट्रिया का राजा भी डिमांड को मानने लग गया था। तो इसीलिए मानने लग गए थे क्योंकि उनकी जनता उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाली थी। अब वो प्रेशर धीरे धीरे घटता जा रहा था। शुरुआत में तो प्रेशर बहुत तेज़ी से रहा जब रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, लेकिन महीनों के साथ साथ
वो लोगों का गुस्सा अब कम होता जा रहा था। और इसी का फ़ायदा राजाओं ने उठा के क्या किया, उन्होंने जो ये अधिकार लोगों को दिए गए थे उनको इन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया। और जब वापस लेना शुरू कर दिया तो ये पार्लियामेंट बजाय इसके ध्यान देने में कि लोगों को फिर से इकट्ठा किया जाए, ये अपनी ही डिबेट में खोई रही। अब एक चीज़ यहाँ पर ये हुई कि किस तरह से प्रशिया में आगे बैकलेस देखने को मिला। बैकलेस वही हुआ कि जैसे हमने अभी देखा था कि प्रशिया का राजा ने जो अधिकार लोगों को दिए थे वो वापस धीरे धीरे करके उसने वापस लेने शुरू कर दिए। जैसे कि उसने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दिया। पहले पावर किसके पास थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रशिया का जो राजा था वो किसके साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा? जो वहाँ की प्रशिया की पार्लियामेंट के साथ। लेकिन उसने अपनी पार्लियामेंट को भंग कर दिया और खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ही बना दिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई थी? जो वोटिंग राइट है वो सब व्यक्तियों को तो दे दिया गया, लेकिन वो कैसा वोटिंग राइट था? वोटिंग पावर अलग अलग, अलग वर्गों को अलग पावर। जैसे अमीर वर्ग थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास इसको वोटिंग सिस्टम कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थ्री क्लास भी कह सकते थे। थ्री क्लास वोटिंग सिस्टम इसने बनाया। अमीर लोगों को वोटिंग पावर ज़्यादा है। जैसे अमीर लोग कितने थे पर्सिया में? 4%। 4% कौन लोग थे? जो बहुत ज़्यादा अमीर थे। सेकंड क्लास कौन से लोग थे? जो थोड़े से अमीर थे, 8%। और तीसरी क्लास कौन सी? जो गरीब थे, इसके 80% लोग थे। अब इनको वोटिंग पावर अलग अलग देने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास के जो इलेक्टोरेट होंगे उनको 33% वोटिंग पावर मिलेगी, और सेकंड क्लास के को भी 33% वोटिंग अधिकार, और थर्ड क्लास 33% इनको भी वोटिंग राइट। यानी 33% ये 4% आबादी चुनेगी, 33% ये 8% आबादी चुनेगी, और 33% वोटिंग सीट ये 80% के लोग चुनेंगे। तो यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं कि क्योंकि केवल 4% लोग 33% सीटों को चुन रहे, तो इससे क्या समझ में आता है कि अमीर लोगों को ज़्यादा वोटिंग पावर दी गई। केवल 4% लोग 1/3 सीटों को चुन रहे। तो यही थ्री क्लास वोटिंग सिस्टम पर्सिया में इस समय से ही लागू हो गया था। राजा ने 1848 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम ला दिया था, और ये 1918 तक ये चला, थ्री क्लास सिस्टम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन था उसको बिट्रेइंग होने लग गया, उसको धोखा मिलने लग गया, बिट्रेशन हो गया शुरू। क्योंकि राजा ने शुरुआत में तो ये कहा था कि वो जनता के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, लेकिन उसने मनमाने तरीके से ये थ्री क्लास वोटिंग थोप दिया अपनी जनता में। अब हुआ ये कि जब ये इस राजा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, अभी भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी, जिसका काम ये था कि जर्मनी को यूनाइट करके आगे उसका भविष्य तय किया जाए, उसने क्या किया? उसने अपना काम कर दिया, और उसने 2 अप्रैल 1849 को उसका एक डेलीगेशन पर जो उस समय पर्शिया का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, उसको मिलने आया, और उसको उसने ऑफ़र किया यूनाइटेड जर्मनी का ताजपोशी। उसने कहा कि आपको हम कहते हैं, ये यहाँ के डेलीगेशन के लोगों ने कहा, आप पूरे यूनाइटेड जर्मनी का राजा हम आपको बनाना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा था। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो और उन्होंने किसी अपने साथ के व्यक्ति को जब पत्र लिखा था तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था इस बात को। उन्होंने ये कहा था कि मेरे को काफ़ी इंसल्ट फील हुआ जब इन लोगों ने मुझको राजा बनने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे जो ताज है वो गटर से निकाल के दे रहे, ये इन्होंने कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर यूनाइटेड जर्मनी के ये राजा बन जाते तो इनकी पावर काफ़ी घट जाती, क्योंकि जो ये लोग थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लोग थे, ये डेमोक्रेसी भी चाहते थे। ये राजा था, इसने हमने देख लिया कि किस तरह से डेमोक्रेसी से बस डेमोक्रेसी का मुखौटा ही इसने अपने लोगों को दिया था। अब ये तो अपने लोगों को शांत करने में शामिल हो गया था, सफल हो गया था, लेकिन ये पूरे जर्मनी को कैसे शांत कर सकता था, ये एक क्वेश्चन मार्क था। इसीलिए इसने
पूरे जर्मनी का राजा बनने से इनकार कर दिया। अब हुआ कि जब इसने राजा बनने से इनकार कर दिया तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी फूट पड़ गई वहाँ। लोग अलग अलग विचारधारा के जो थे वो अब अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करने लग गए, और ऑस्ट्रिया पर्सिया ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने जो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने डेलीगेशन के भेजे थे लोग, उनको अपने क्षेत्र में वापस बुलाना शुरू कर दिया, विदड्रॉ कर दिया उन्हें। अब ये केवल डिबेटिंग क्लब ही बन के रह गई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये हुआ कि जो भी अचीवमेंट इस रेवोल्यूशन के शुरुआती समय में लोगों को दी गई थी, उस सभी लगभग अचीवमेंटों को वापस राजाओं ने ख़त्म कर दिया था। अब ये फेलियर क्यों हुआ, ये रेवोल्यूशन? हमने देखा कि फ्रांस में तो ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था, वहाँ तो राजा वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म करके वो ले आए थे रिपब्लिक सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये जर्मनी के क्षेत्रों में ये फेलियर हो गया था। उसकी वजह ये थी कि इसके जो लिबरल मेंबर थे वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम, जबकि जो रेडिकल मेंबर थे वो रिपब्लिक चाहते थे इस क्षेत्र में। और जो फ्रांस का स्थिति थी उसकी स्थिति थोड़ी अलग थी जर्मनी से, क्योंकि उसका देश तो पहले से ही बना था। वहाँ पर बस उनको ये तय करना था कि आगे भविष्य में कौन सा सिस्टम राजा से हटा के किसको लाया जाए। लेकिन इसमें यह था कि इसके जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी इसके मेंबरों के पास दो दो काम था। एक काम तो वही था जो फ्रांस के लोगों के लिए था कि फ्यूचर तय करना, फ्यूचर कि 1848 से पहले जो सिस्टम था उसको किस तरह से ऐसा सिस्टम लाया जाए जो लोगों के लिए अच्छा हो, ये तय था। फ्यूचर ऑफ पीपल का एक इनके पास जिम्मेदारी थी। दूसरी जिम्मेदारी इनके पास थी कि फ्यूचर ऑफ नेशन, क्योंकि जर्मनी समय कोई एक देश नहीं था, वो टूटा हुआ था 37 भागों में। तो फ्यूचर ऑफ नेशन की लिए भी इनके पास चुनौती थी कि किस तरह से ये दोनों क्षेत्रों में इनको काम करना था। जबकि जो फ्रांस के लोग थे उनको केवल फ्यूचर ऑफ पीपल के लिए ही काम करना था, क्योंकि उनका देश पहले से बना था। फ्रांस केवल एक सेंट्रलाइज देश था, लेकिन जर्मनी को इनको एक देश के रूप में भी बनाने की इनकी जिम्मेदारी थी। तो ये प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी था, जो कि ये संभाल नहीं पाए प्रेशर को, और आखिरकार ये फेलियर हमें देखने को मिला रेवोल्यूशन। क्योंकि लोग अलग अलग विचारधारा के अलग अलग, जैसे हमने पढ़ लिया था कि कुछ लोग यूनिफिकेशन चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, कुछ रिपब्लिक वाला सिस्टम चाहते थे, कुछ मोनार्की वाला सिस्टम चाहते थे। कुछों की डिमांड कुछ जैसे कि जर्मनी धर्म के आधार में भी काफ़ी बटा हुआ था। कैथोलिक धर्म के लोग भी 50% थे इस क्षेत्र में, और प्रोटेस्टेंट धर्म के भी थे। तो जो कैथोलिक लोग थे वो अपनी धर्म के आधार में ही फैसले लेते थे, और प्रोटेस्टेंट वाले अपने धर्म के आधार में फैसले लेते थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी इस समय तैयार नहीं हुआ था यूनिफिकेशन के लिए। जर्मनी इज़ नॉट रेडी फॉर दिस यूनिफिकेशन एट दिस टाइम। इससे हम अगर कोई कंक्लूजन निकालना चाहेंगे तो ये निकलता है। तो बस यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई कि पीजेंट लोगों को थोड़ा अधिकार मिल गया था इस रेवोल्यूशन से, जैसे कि उन सर्फडम स्लेवरी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था जर्मनी के सभी हिस्सों से इस रेवोल्यूशन के तहत। तो ये है कुछ। अब यहाँ पर एक और है एफर्ट पार्लियामेंट। अब क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कमज़ोर होने लग गई थी। कब हुई वो? जब उससे पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने अपने डेलीगेशन को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद उसका कोई डिबेटिंग सोसाइटी के अलावा वो बची नहीं, और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। अब उसके बाद अभी भी क्या हुआ कि जर्मनी का फ्यूचर अभी भी तय नहीं था। फ्यूचर क्या है कैसा, क्योंकि जर्मन कॉन्फेडरेशन ख़त्म हो गया था रेवोल्यूशन के शुरू होते ही। तो अब ये क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी बना रहा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वो असफल हो गई इन क्षेत्रों को यूनिफाई कराने के लिए। तो इनका अब क्या है भविष्य, इसको तय करने के लिए एफर्ट पार्लियामेंट या एफर्ट यूनियन का यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। ये क्या था, ये जो जर्मन स्टेट थे उन्होंने यूनियन बनाया था।
जैसे पहले जर्मन कॉन्फेडरेशन भी एक यूनियन था, उसी तरह से एफर्ट यूनियन भी इस एक यूनियन था जिसका लीडर था प्रसिया। और जर्मन कॉन्फेडरेशन का लीडर कौन था इससे पहले वाला? वो था ऑस्ट्रिया का था, जिसको रेवोल्यूशन के शुरुआती समय में ख़त्म कर दिया था। अब इसमें चेंजेस ये आ गए कि पर्सिया ने लीडरशिप ले ली इसकी, और ऑस्ट्रिया को अब इससे बाहर रखा गया। ठीक है, अब इसमें होना ये था कि चुनाव होने थे सभी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रिया को छोड़ के जर्मनी के सभी क्षेत्रों में, और उसमें एक पार्लियामेंट बैठनी थी जो कि तय करना था कि किस तरह से जर्मनी को यूनिफाई किया जाए। अब इसमें ये दिक्कत हो गई, प्रसिया ने ऑस्ट्रिया को थोड़ा ललचाने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर ऑस्ट्रिया को इस सिस्टम से बाहर रखेगा तो ऑस्ट्रिया यूनिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रसिया अब क्यों तैयार थे यूनिफिकेशन के लिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फ्रेडरिक विलियम फोर को जब ताज दिया गया था तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अभी प्रसिया इसलिए यूनिफिकेशन चाहता था क्योंकि अलग है ना, चीज़ें अलग हो गई। पहले लोग जो चुने हुए लोग थे, इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने ऑफ़र किया था प्रसिया को ऑफ़र इलेक्टेड मेंबर लोगों ने किया था, जिसको फ्रेडरिक मानते थे कि ये लोग इलेक्टेड है तो ये आने वाले समय में ये डेमोक्रेसी भी ले आएंगे। लेकिन ये जो पार्लियामेंट थी, एफर्ट पार्लियामेंट, ये इलेक्टेड नहीं थी, ये नॉमिनेटेड थी। इसका कहने का मतलब ये कि जो प्रसिया का थ्री क्लास सिस्टम था उसके आधार में ही चुनी गई ये मेंबर यहाँ निकल के आए। मेंबर जो बने वो किस आधार में बने थे? नॉमिनेटेड, यानी किसी अगर जर्मनी का कोई स्टेट है, मान लीजिए बावेरिया ले लेते हैं, अगर बावेरिया का इलेक्शन सिस्टम वहाँ का नॉमिनेटेड वाला सिस्टम है, वहाँ चुनाव का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ के मेंबर किसके आधार में जाएंगे? वहाँ इलेक्शन, अगर इलेक्शन वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो इलेक्शन होगा ही नहीं उस क्षेत्र में। बस जो राजा चाहेगा मेंबर भेजना वो भेज देगा उस पार्लियामेंट में। तो ये जो ज़्यादातर किस आधार में था, ये यहाँ पर इस एल्फर्ट यूनियन के जो पार्लियामेंट बैठी थी वो कैसे बैठी थी? नॉमिनेटेड वाले हिसाब से। और लोगों का वोटिंग अधिकार थे लोगों में, जैसे प्रसिया में भी वोटिंग अधिकार था, लेकिन वो वोटिंग राइट कैसा था? थ्री क्लास वाला सिस्टम था, और उसके हमने देख लिया क्या क्या खराबियाँ थी। अमीर लोगों को ज़्यादा पावर दी गई थी उसके हिसाब से। तो इसीलिए जो इस पार्लियामेंट बैठी थी, इसमें लोगों ने, जो डेमोक्रेट लोग थे, उन्होंने इसका बॉयकॉट किया इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो सिस्टम है ये तानाशाही वाला सिस्टम है, और इसमें लोगों को कोई पावर नहीं दी गई थी। इस पार्लियामेंट के जो सदस्य चुन के आए उसमें आम जनता का कोई भागीदारी नहीं थी। अब यहाँ पर हुआ ये था कि चुनाव तो हर जगह हुए, ऑस्ट्रिया को छोड़ के लगभग सभी जर्मनी स्टेट में चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव होने के बाद जो पार्लियामेंट बैठी उसमें क्या हुआ कि कई जर्मन स्टेट शामिल नहीं हुए, जैसे कि सैक्सनी, हैनोवर, बावेरिया, वुटनबर्ग। इन स्टेटों के मेंबर इस पार्लियामेंट में नहीं बैठे। अब एक चीज़ और हुई कि ऑस्ट्रिया को अलग रखा गया था इस सिस्टम से, तो ऑस्ट्रिया को अब एक ओपनिंग मिल चुकी थी। जब ये 4 स्टेट बड़े बड़े इस पार्लियामेंट में अपने सदस्य उन्होंने नहीं बिठाए, तो ऑस्ट्रिया को पता लग गया कि अब इसमें टूट कभी भी पड़ सकती है, और इसी टूट का उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उसने प्रसिया के ऊपर दबाव डाला कि इस पार्लियामेंट को भंग कर दो। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि अब जो आने वाला स्टेट होगा वो फिर से जर्मन कॉन्फेडरेशन ही उसे कहा जाएगा। जर्मन कॉन्फेडरेशन को दोबारा से इन्होंने जीवित करने के लिए दबाव बनाया गया ऑस्ट्रिया द्वारा प्रसिया के ऊपर। प्रसिया से कहा कि अब वापस वही सिस्टम आएगा 1848 से पहले जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसे हम जीवित करेंगे, और उसका जो लीडरशिप है वो हमारे पास ही आएगी, क्योंकि ये पहले भी हमारे पास थी तो अभी भी हमारे पास ही आएगी। ये मजबूर किया गया प्रसिया के राजा को, और प्रसिया के राजा को मजबूरन मानना पड़ा था, क्योंकि जो स्टेट है वो धीरे धीरे करके टूटते जा रहे थे इस यूनियन से। तो ये यूनियन का जो पार्लियामेंट थी
उसमें क्या हुआ कि ये क्योंकि स्टेट इससे अलग हो रहे थे, 4 स्टेट तो इन्होंने अपने मेंबर नहीं भेजे थे, तो कोई मतलब ही नहीं बना था अब, क्योंकि ये 4 जो थे बड़े बड़े स्टेट थे, अब छोटे छोटे स्टेट ही मात्र बचे थे पर्सिया के साथ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रहे। वो क्यों रहे नाकाम? क्योंकि स्टेट अब बड़े स्टेट अलग होने लग गए थे, तो छोटे स्टेट में भी दबाव पड़ने लग गया था कि वो भी कुछ कुछ ऑस्ट्रिया के साथ जाने लग गए थे। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रहा है सिस्टम ये। तो जो एक इससे हुआ ये कि पर्सिया को ऑस्ट्रिया के दबाव के द्वारा इस यूनियन को ख़त्म करना पड़ा था। तो ये उसके लिए ह्यूमिलेशन वाली बात थी, शर्मनाक वाली बात, शर्म की बात थी। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया की जो राइवलरी है उसने और जोर पकड़ा। और इनकी जो, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर क्या काम किया, पर्सिया को मजबूत होने से रोका उसने। तो यही चीज़ हुई थी यहाँ पर। अब आगे देखते हैं किस तरह से चीज़ें आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।